solid and semiconductor devices, semiconductor electronics we can say, and wave optics. These two chapters are remaining that we have to cover, and we hope that soon we will cover. And it is finalized that your syllabus for the confidence exam will be up to chapter number 13. मतलब chapter number 1 to chapter number 13 wave optics को छोड़ के, except the wave optics means the complete first book will be there, and in second book chapter number 9, 11, 12, 13, 10 and 14 will not be coming. And chapter number 15 communication system is already removed last year, and this year it is also not there. So there should not be any doubt regarding the syllabus of the confidence exam, and how it will be conducted, offline or online, you will be told in due course of time. But the syllabus is clear, I think. You can prepare now. Complete first book, and in second book chapter number 9, and then 11, 12, 13. Okay. So in this way 12 chapters will be coming in your examination. Out of 14, 12 chapters will be coming. 2 chapters, chapter number 10 and chapter number 14, still in progress. Chapter number 14 will be in progress at that time, so it will not come. Okay, that's all. So now we start the chapter semiconductor devices. और स्टूडेंट इस चैप्टर को एक्चुअली लास्ट ईयर ही छोटा कर दिया था सीबीएसई ने, मतलब 2019 के एग्जाम में ही इसमें से ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स जो मेजर टॉपिक थे वो हटा दिए गए थे, और इस बार भी वो टॉपिक हटे हुए ही हैं। मतलब हमको ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन और लॉजिक गेट वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है। जिन बच्चों के पास एकदम लेटेस्ट एडिशन है एनसीईआरटी का, उनमें ट्रांजिस्टर ऑलरेडी हटा दिया गया है। उस एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे ट्रांजिस्टर नहीं मिलेगा आपको, पुराने एडिशंस में ट्रांजिस्टर आपको मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों ने एनसीईआरटी का एकदम लेटेस्ट एडिशन परचेज किया है, आप देखेंगे कि इस चैप्टर में उनको डायरेक्ट लॉजिक गेट ही मिलेगा, सेमीकंडक्टर नहीं मिलेगा डायोड के बाद। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर, डायोड, लॉजिक गेट्स भी इस बार हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस में से। तो ये हमारा जो सिलेबस है इस बार केवल सोलर सेल तक ही है, और केवल इसमें भी जेनर डायोड आपके हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। तो ये चैप्टर छोटा सा रह गया इन द सेंस, मतलब ये काफी बड़ा चैप्टर हुआ करता था किसी टाइम पे मतलब लगभग 3-4 साल पहले, 2 साल पहले तक, मतलब 2018 की बात करें तो 2018 तक ये बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता था, क्योंकि इसके अंदर डायोड भी होता था और स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स और ट्रांजिस्टर का पूरा होता था, ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस, और फिर लॉजिक गेट्स जो आप लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, एंड गेट, और गेट, वो फिजिक्स में भी आते हैं हमारे, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, इस तरह से। तो लेकिन 2019 में इस चैप्टर में बहुत कट शॉर्ट कर दिया गया, और नाउ दिस चैप्टर इज वेरी लेस। सो नाउ दिस चैप्टर इज आल्सो वेरी, और आराम से भी एकदम समझा के बहुत टाइम लेके भी करें, देन इट इज हार्डली द चैप्टर ऑफ हार्डली 5 डेज। ठीक है ना, 5 to 6 डेज का ये चैप्टर है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं? देखिए, आज की जो हमारी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी सेमीकंडक्टर पर ही टिकी हुई है। और जो भी स्टूडेंट्स आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जाके स्टडी करेंगे तो उनके लिए चैप्टर बहुत बेस चैप्टर है। एक्चुअली जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में मेनली जो नाम आता है वो होता है डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स। और आज के हमारे जितने भी आईसीज होती हैं, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, और कोई भी कंप्यूटर का चाहे मदरबोर्ड ले लो आप, उसका जो कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट ले लो, या कोई मोबाइल का हार्डवेयर ले लो आप, या कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज हम यूज करते हैं उसका हार्डवेयर आप लेंगे तो उसमें आईसी ही होती है। मतलब उसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है, बहुत सारी आईसी उसमें अलग अलग फंक्शन के लिए जुड़ी हुई होती है। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, जिसको अपन अपने कॉमन लैंग्वेज में आईसी बोलते हैं। ठीक है ना, और आप 12th तो कंप्यूटर पर, आपको कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो आपने आईसी वर्ड सुना ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है एक आईसी के अंदर क्या होता है, तो आईसी के अंदर जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो डायोड और ट्रांजिस्टर्स होते हैं।
तो इस सीक्वेंस में जो डायोड है उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा कि वास्तव में डायोड क्या होता है, कैसे बनता है और क्या काम आता है और कैसे ऑपरेट होता है। ये कुछ बेसिक बातें इस चैप्टर में आपको बताई जाएगी, ठीक है ना। तो ये चैप्टर जो ये बेसिक का है, मतलब इसमें हम डायोड का बेसिक्स पढ़ेंगे और आपको आगे जब कॉलेजेस वगैरह में आप जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर यूनिट वगैरह पढ़ेंगे, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वहां पे आपको ये बेसिक्स कोई नहीं बताएगा, मतलब वहां पे डायरेक्ट आपको फिर उसके आगे की हाईफाई चीज बताई जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट्स वगैरह आपको डिस्कस करवाए जाएंगे। लेकिन जो बेसिक्स है कि भाई डायोड क्या होता है, डायोड के अंदर क्या होता है, कैसे उसके अंदर मतलब करंट फ्लो होता है, कैसे उसके अंदर वोल्टेज चलता है, ये सारी बातें आपको केवल इसी चैप्टर में सीखने को मिलती हैं। आगे फिर आपको ये बातें कोई नहीं बताने वाला होता है, वहां पे आपको डायरेक्ट ही बताया जाता है कि भाई कैसे करना है। तो इसीलिए दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, खास करके लिए उन बच्चों के लिए स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहे हैं, आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ना है जिनको आगे जाके, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायोड बेसिकली आपका, इसमें डायोड से भी पहले कई बातें यहाँ पे हमें स्टडी करनी होती है। पहले होता है सॉलिड्स के बारे में हमें स्टडी करनी होती है कि सॉलिड जो होते हैं वो मटेरियल का वो फेज होते हैं, वो प्रॉपर्टी होते हैं जिसके अंदर एटम्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, लेटाइस के अंदर आपके अरेंज्ड होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। मैटर के जो एटम्स होते हैं, वेरियस एटम्स, they are arranged in a particular order in a systematic way, और उनके बीच की डिस्टेंस को भी हम चेंज नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट उनकी डिस्टेंस क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। तो ये सब बातें किसके बारे में बताते हैं, सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी भी उसकी जीरो होती है और स्टेबल कंडीशन में वो रहते हैं। ये सारी बातें अपन सॉलिड के बारे में बताते हैं, ओके। तो इससे पहले कि हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ें, यहाँ पे सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एनर्जी बैंड कंसेप्ट, क्योंकि एनर्जी बैंड पढ़ना बहुत जरूरी है, ये बेसिक्स में ही आता है। तो ये जो चैप्टर हमारा चालू होता है, ये चालू होता है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, एनर्जी बैंड इन सॉलिड, ठीक है। एनर्जी बैंड क्या होते हैं, एनर्जी बैंड हो सकता है आपकी केमिस्ट्री में भी आया हो, क्रिस्टल वाले चैप्टर में, जो सॉलिड वाला चैप्टर है आप पढ़ते हैं तो अब एनर्जी बैंड हमें पहले स्टडी करना है, उसके बाद फिर हम सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर से बनता है डायोड, और डायोड से फिर बनता है ट्रांजिस्टर। ये एक सीक्वेंस है। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो डायोड का, ठीक है। तो पहले एनर्जी बैंड पढ़ेंगे। एनर्जी बैंड मतलब क्या, कैसे, मतलब जो होते हैं लैटिस के अंदर जो एटम्स जब अरेंज होते हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स में क्या क्या चेंज होता है वो एनर्जी बैंड के अंदर बताया जाता है। और उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं पढ़ेंगे, और सेमीकंडक्टर से ही फिर बनता है आपका डायोड, ठीक है। ये सारी बातें हमारी चलेगी और ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। देयर इज नो मैथमेटिकल रिलेशंस इन दिस चैप्टर, ऑल द थ्योरीज देयर। कोई तब कोई फॉर्मूले भी कोई एक दो आएंगे तो वो डायरेक्ट ही है, कोई डेरिवेशन इसमें नहीं मिलेगा आपको। कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है दिस इज, यानी कि थ्योरेटिकल चैप्टर में थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है कि वहाँ पे आप उसको रट नहीं सकते, मतलब कोई भी, जैसा एनर्जी बैंड में पढ़ा रहा हूँ तो आपको पहले उसको समझना पड़ेगा, मेरी बातों को सुन के समझें, फिर आप उसको बुक में पढ़ें, नोट्स में पढ़ें, तो आप उसको पहले समझें उसको, ठीक है ना। समझ के फिर आप जो है एक्चुअली समझ के फिर जो है आप उसको अपनी लैंग्वेज में उस टॉपिक्स, उसके फिर टॉपिक्स रटने से भी कुछ नहीं होता है। मेनली तो एग्जाम में हमें क्वेश्चंस के आंसर देने, तो अब जैसे एनर्जी बैंड तो पूरा पढ़ लेंगे, एनर्जी बैंड समझ लिया, पढ़ लिया, अब ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि भाई ये तो पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो थ्योरेटिकल टॉपिक है तो एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन है उसका लैंग्वेज क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है थ्योरेटिकल चैप्टर्स में, ठीक है ना। थ्योरेटिकल चैप्टर में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, समझा, याद किया, कुछ भी किया, अब एग्जामिनेशन में उसका जो पेपर में पैटर्न क्या रहेगा उसके क्वेश्चन बनने का, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है थोड़ा सा। तो थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। इसके जो कंसेप्ट्स हैं उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, ऐसे कोई बोरिंग चैप्टर नहीं मान सकते इसको, खास वो तो फिर इंटरेस्ट लेने वाले की बात, ठीक है। तो अपन अब फोकस करते हैं एनर्जी बैंड्स पे। व्हाट इज एनर्जी बैंड? तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने बोला एनर्जी बैंड की हम बात करते हैं सॉलिड्स के अंदर,
तो सॉलिड में आपने देखा कि जो एटम्स होते हैं वो एक लैटाइस के अंदर क्या होते हैं, 10 की पावर -10 मीटर डिस्टेंस जो होती है, जिसे आप 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, 10 की पावर -10 मीटर ऑर्डर की जो स्मॉल डिस्टेंस होती है, उतनी कम डिस्टेंस पे जो एटम्स होते हैं वो एटम्स एक लैटाइस के अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है, वो जो एटम्स होते हैं वो लैटाइस के अंदर अरेंज होते हैं और उसको अपन सिस्टम। तो क्या होता है कि अपन ने बोला कि कोई भी सॉलिड का जब फॉर्मेशन होगा, कोई भी सॉलिड जब बन रहा होगा, कोई भी सॉलिड का जब लैटिस बन रहा होगा, तो उस लैटिस बनने के फॉर्मेशन के दौरान, ड्यूरिंग दैट फॉर्मेशन of lattice structure, the atoms will come very close to each other. एटम्स क्या हो जाते हैं, बहुत एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। अब जैसे मैंने एक सिंगल एटम की बात करते हैं, तो एटम्स में सबसे पहले क्या आता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, शेल्स, और इन शेल्स में क्या होते हैं, सबशेल्स होते हैं, सबशेल्स में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये सारी बातें आप जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल्स में, और शेल में फिर एनर्जी लेवल सबसेल्स होते हैं, तो इनको बोला गया एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन्स के क्या होते हैं, वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं। हम अभी एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, एक सिंगल एटम की अपन बात करें, जैसे अपन ने लिया सिलिकॉन। सिलिकॉन मैंने स्पेसिफिक पर्पस से लिया है, जैसे कि हमारा जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन हमारा 14 नंबर पे आता है, ठीक है। तो सिलिकॉन हमारा बेसिकली एक एलिमेंट है। ये इसको लेने का मेरा स्पेशल पर्पस भी है क्योंकि एक सेमीकंडक्टर है, तो इसीलिए इसको ही हम आगे इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो कोई सा भी ले सकते थे, बैंड थ्योरी समझानी है अभी तो हमको फिलहाल। तो जैसे सिलिकॉन का कोई भी सिंगल एटम अपन लेते हैं, तो सिंगल एटम में जैसे 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो 14 इलेक्ट्रॉन्स वेल डिफाइंड अलग अलग एनर्जी लेवल पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, उन एनर्जी लेवल्स को शो करने का तरीका क्या पढ़ा आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि अपन जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो 1s2 2s2 ये पढ़ा है आपने, आप लोगों ने सब जानते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, आई थिंक इट इज करेक्ट। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सिलिकॉन 14 की अपन बात कर रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें अरेंज होते हैं इस लाइन से कि 1s, ये सकते हैं एनर्जी। वैसे तो इनको आप सबस्टेंस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन इनको क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल्स बोलेंगे, ठीक है। वैसे तो इनको क्या बोलते हैं आप लोग, सबस्टेंस, जो शेल के अंदर की यूनिट बताई गई है कि भाई KLM में तो शेल होते हैं, जैसे इसको 1s को बोलते हैं आप K, अब 2s और 2p को आप बोलते हैं L, और उसके बाद फिर ये हो जाता है 3s 3p 3d। वैसे 3d इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे इसको आप n बोल देते हैं, ठीक है, फिर n लाइक दिस। तो इनको अपन यहाँ पे बोलेंगे एनर्जी लेवल्स। तो क्या होता है कि जब तक ये सिलिकॉन का जो एटम है ये अकेला है, आइसोलेटेड कंडीशन में है, समझना मेरी बात को, ऑल शुड बी वेरी अलर्ट, ऑल शुड बी कनेक्टेड। 32 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, 11 स्टूडेंट्स आर नॉट देयर, दे आर yesterday we already informed you that timings change, so I don't think there should be any reason about the confusion कि हमें तो ध्यान नहीं रहा, because well आपको बहुत अच्छी तरह से कल ग्रुप में मैसेज कर दिया गया था, आपको क्लास का टाइमिंग बताया गया था, तो that's why you should be joining accordingly. उत्कर्ष श्रीवास्तव is long absentees, ब्लैक लिस्टेड में नाम चला गया उत्कर्ष श्रीवास्तव का। क्या होती है वाइट, एक होती है व्हाइट लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट, एक ग्रे लिस्ट भी होती है बीच में। ग्रे लिस्ट मतलब जो बच्चे कभी कभार आते हैं, कभी कभार गायब हो जाते हैं। एक होती है व्हाइट लिस्ट, व्हाइट लिस्ट मतलब अच्छे बच्चे जो सिंसियर होते हैं, एकदम अप टू डेट काम रखते हैं अपना, दीज आर, उनका नाम होता है व्हाइट लिस्ट में। और एक होते हैं ग्रे लिस्ट, ग्रे लिस्ट मतलब जो मतलब थोड़ा कई बार लापरवाही कर जाते हैं, कभी कभार आते हैं 4-5 दिन में 1-2-3 दिन दर्शन देते हैं, 1-2 दिन गैप मार जाते हैं, और काम भी मतलब जैसे ज़्यादा 2-3 बार कहते हैं तब जाके सबमिट करते हैं। इस तरह के बच्चे ग्रे लिस्ट। और एक होती है ब्लैक लिस्टेड, मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं, मतलब कुछ बात सुनना नहीं है टीचर की, टीचर को सुनना नहीं है, उसकी बात सुननी नहीं है, कोई होमवर्क जमा करना नहीं है,
कहता रहे, जो कहता रहे हमें कुछ नहीं सुनना, उस तरह के बच्चे आते हैं ब्लैक लिस्ट में। तो वो उत्कर्ष श्रीवास्तव जो है कंटिन्यूसली एब्सेंट होता है, होमवर्क भी इनका जमा नहीं हुआ है मिड टर्म वेकेशन का अभी तक, तो इनको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो खैर, तो मैं कह रहा था कि जब सिलिकॉन का अपन एग्जांपल लेते हैं, तो एक सिंगल एटम की अपन जब बात करते हैं तो सिलिकॉन एटम, तो सिलिकॉन का जो सिंगल एटम होता है उसके अंदर जो एनर्जी लेवल होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, मतलब वो अपने खुद के एनर्जी लेवल है। दीज आर टोटली अनअफेक्टेड बाय एक्सटर्नल, यू नो, दीज आर टोटली अनअफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। तो उसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2s में 2p6 लाइक दिस एंड 3s2 3p2। तो ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके वेल डिफाइंड होते हैं। लेकिन अब एक एटम का तो कोई मतलब है नहीं, हम तो लेटाइस की बात करते हैं, जब हम सॉलिड की प्रैक्टिकल बात करते हैं, जैसे कि ये एक डस्टर का लेटाइस आपके सामने, तो इसके अंदर मेनी एटम्स 10 की पावर 23 तो 1 मोल में बोल देते हैं अपन, है ना। तो many atoms, large number of atoms are arranged in a systematic way, and in that systematic way the interatomic distance is very small, 10 raised to power minus 10 मीटर। तो ये बोला गया कि भाई कोई भी लैटिस के अंदर जब एटम्स इतने क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, कितने क्लोज आ जाते हैं, 10 raised to power minus 10 मीटर, इतनी कम डिस्टेंस पे जब वो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, तो इतनी कम डिस्टेंस पे क्या होता है कि उनके जो एनर्जी लेवल है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। मतलब अब उनके एनर्जी लेवल एक दूसरे से आइसोलेट नहीं रह सकते। अब जैसे एक सिंगल एटम है, जब तक वो आइसोलेटेड था, अकेला था, तब तक उसके अपने एनर्जी लेवल थे, इलेक्ट्रॉन उसमें आराम से खुद के एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहे थे, सब कुछ उसको अकेला अकेला था। लेकिन अब जैसे लैटिस का वो पार्ट बन गया, अब वो एटम एक लैटिस का पार्ट बन गया, तो उस लैटिस में उसके चारों तरफ अदर एटम्स भी आ गए, और वो अदर एटम्स जो है वो कितनी कम डिस्टेंस पर, यू कैन नॉट इमेजिन इवन 10 raised to power minus 10 मीटर डिस्टेंस को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब आप तो ये मान रहे हो सटे हुए, पर सटे हुए भी नहीं है, उनके बीच में 10 की पावर minus 10 मीटर डिस्टेंस है। मतलब हमारे लिए तो 10 की पावर 10 मीटर डिस्टेंस 0 के बराबर ही हुई ना, है कि नहीं। जैसे भी यहाँ पे आपको यहाँ पार्टिकल दिख रहे हैं कुछ, तो these particles आपको लग रहा है कि कंटीन्यूअस ग्रीन कलर है, पर इसमें भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो कुछ डिस्टेंस अभी डेवलप हो सकती है। तो 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस को केवल इंटर एटॉमिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अपन देख सकते हैं, बाकी मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो ऐसे लगेगा वो है ही नहीं कोई डिस्टेंस। मेरी बात समझ में आ रही है, आई थिंक। तो इतनी कम डिस्टेंस पे क्या होता है कि उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम्स के, वो एक दूसरे के साथ आइसोलेटेड नहीं रह सकते। दे कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड, they influence to each other। वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इन्फ्लुएंस करना चालू कर देते हैं, और इस इन्फ्लुएंस से, ठीक है, ड्यू टू दिस इन्फ्लुएंस उनके एनर्जी लेवल में ओवरलैपिंग चालू हो जाती है। ओवरलैपिंग कैसे चालू हो जाती है, जैसे मान लो कि ये कोई भी न्यूक्लियाई है और ये एनर्जी लेवल्स उसके हैं चारों तरफ। अब इसका जो न्यूक्लियाई है वो इसके एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, इसका न्यूक्लियाई इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, दोनों के न्यूक्लियाई हो सकता है एक दूसरे को रिपेल करने। तो इस तरह की इंटरेक्शंस यहाँ पे चालू हो जाएगी 10 raised to power minus 10 मीटर डिस्टेंस में। तो उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो एनर्जी लेवल एक दूसरे से इंटरेक्शन करना चालू कर देते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रही है आपको, कि जो वेरियस एटम्स है लैटिस के अंदर, वो लैटिस के अंदर जो बहुत सारे एटम्स है, दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करना चालू कर देते हैं, और इंटरेक्ट करके वो एक कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड बना लेते हैं, कि उस कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि किस एटम का इलेक्ट्रॉन है। मतलब सभी एटम्स के जो एनर्जी लेवल है वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करके एक कंटिन्यूअस एनर्जी फॉर्मेशन, एक एनर्जी लेवल बना लेते हैं, और सभी एटम्स के एनर्जी लेवल का जो कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल बनता है, इसी एक को बोला गया है एनर्जी बैंड। इसको क्या बोला गया है, एनर्जी बैंड बोला गया है। दिस इज कॉल्ड एज द एनर्जी बैंड। आई थिंक इट इज क्लियर। दोबारा आराम से समझना है, थ्योरेटिकल चीज है, थोड़ा समझ के फिर बुक में भी पढ़ना है। मैं नोट्स भी इसके सेंड कर दूंगा आपको,
ठीक है, तो एटम्स को during the formation of lattice, when the atoms are very close to each other at the order of 10 raised to power minus 10 meter distance, then at such a small distance, their energy level cannot remain isolated. They start interacting with each other, and due to such interactions, they start overlapping among the energy levels, respective energy levels, and due to such overlapping, there forms a continuous energy level, continuous formation of energy level. That is called as energy band. Now I think you can define energy band. First of all, we can define energy band. We should be able to define energy band. हम ये मान के चलेंगे या जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो है डिफाइन एनर्जी बैंड. तो नाउ वी कैन डिफाइन एनर्जी बैंड. कि एनर्जी बैंड को डिफाइन कैसे करेंगे, तो मैंने 2 बार रिपीट कर दी, देखो इसकी डेफिनेशन. ठीक है, वी कैन डिफाइन एनर्जी बैंड. अब इसमें जैसे क्या होता है कि एनर्जी लेवल जब इसमें ओवरलैप करते हैं तो रेस्पेक्टिव एनर्जी लेवल होते हैं. देखो कैसे, जैसे मान लो मैं सिलिकॉन का, इसको मैं एग्जांपल समझ पाएंगे ढंग से. जैसे सिलिकॉन का मैंने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ये लिखा मैंने. तो अब जैसे मान लो सिलिकॉन का ये तो एक एटम का है. अब लेकिन लैटिस बनाने के लिए सिलिकॉन के n एटम्स आएंगे. सिलिकॉन का लैटिस बनाने के लिए क्या होगा, सिलिकॉन के n एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, 10 की पावर -10 मीटर डिस्टेंस पर अरेंज होंगे वो. तो जब n का मतलब नंबर ऑफ एटम्स, लार्ज 10 की पावर 23 इन 1 मोल हम ये कह सकते हैं. और मतलब वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, n की वैल्यू बहुत ज्यादा है मतलब. तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स विल इंटरेक्ट विद ईच अदर. तो ऐसे कंडीशन में जो सभी का 1s बैंड होगा वो सभी का 1s एनर्जी लेवल आपस में क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेंगे. क्या करेंगे, सभी n एटम्स, n इज वेरी लार्ज, 10 की पावर 23 पर 1 मोल. ठीक है, तो n एटम्स, n इज द नंबर ऑफ एटम पहले आपको माना. तो n एटम्स के सबके 1s एनर्जी लेवल आपस में ओवरलैप करेंगे और एक बैंड बना लेंगे. उसको अपन बोल देंगे 1s बैंड. समझ में आ गई बात? ठीक है, इस तरह से क्या बन जाएगा, अपन इसको ऐसे डायग्राम में शो कर सकते हैं. क्या बन जाएगा, 1s बैंड. अब इस 1s बैंड के अंदर जितने भी n एटम्स हैं, इस 1s बैंड के अंदर क्या बोल रहे हैं, जितने भी n एटम्स हैं, उन n एटम्स के लिए 1s के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो स्टेबल है. देखो यहां तक का मामला स्टेबल है, आप देख सकते हैं. यहां तक का मामला क्या है, स्टेबल. तो ये 1s एनर्जी लेवल, सबके 1s एनर्जी लेवल ने आपस में इंटरेक्शन कर लिया, एक दूसरे से ओवरलैप कर लिया और एक कंबाइंड एनर्जी लेवल बना लिया. उस कंबाइंड एनर्जी लेवल को बोलेंगे 1s एनर्जी बैंड. इसके इलेक्ट्रॉन्स अपने चुपचाप पड़े रहते हैं मतलब वो कोई कंडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन नहीं करते क्योंकि वो स्टेबल है और न्यूक्लियाई के सबसे क्लोज भी हैं. भाई अपन न्यूक्लियाई से रिलेटिव डिस्टेंस है तो ये न्यूक्लियाई के सबसे क्लोज 1s होगा. तो न्यूक्लियाई का अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि बेचारे इलेक्ट्रॉनों को निकलने का मौका ही नहीं मिल पाता. ये वही बात होगी घुमा फिरा के जो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, इनर इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल, वही वाली बात मैं बता रहा हूँ. उसी बात को मैं थोड़ा अपने अंदाज से बता रहा हूँ, फिजिक्स के अंदाज में लेने के बाद वही है जो आप लोग आज तक पढ़ते आए होंगे केमिस्ट्री में कि भाई इनर इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल, दे डोंट कंट्रीब्यूट फॉर कंडक्शन, दे डोंट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रिक करंट, दे कैन नॉट बी रिमूव्ड लाइक दिस. तरह की बातें आपने पढ़ी है, मुझे पता है. तो मैं उन्हीं बातों को बस बता रहा हूँ फिजिक्स के तरीके से, थोड़ा सा अपने तरीके से. बाकी बात घूम फिरा के वही है. तो फिर इस तरह से क्या होगा, जितने भी 2s, तो 2s एक अपना बैंड बना लेंगे. जितने भी एटम्स हैं, n एटम्स, उनके 2s एनर्जी लेवल क्या बना लेंगे, अपना ही बैंड बना लेंगे. जिस अपन बोलेंगे 2s, ये भी स्टेबल बैंड होगा क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 भरे हैं. और यही काम किसके साथ होगा, 2p के साथ होगा, उसको हम बोल देंगे 2p बैंड. बस ये बैंड आपके बन जाएंगे, लेकिन इन बैंड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं. सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपन निकाल नहीं सकते, इनके इलेक्ट्रॉन्स किसी भी प्रोसेस में भाग नहीं ले सकते. हमारा जो इंटरेस्ट है यहाँ पे, हमारा जो इंटरेस्ट है वो है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स. ये 3s2 और 3p2 इन सिलिकॉन एग्जांपल. हमारा जो यहाँ पे इंटरेस्ट है वो 3s2 और 3p2 में है. समझ रहे हैं?
I think the strength is maximum of today's class. I will interrupt for 1 minute for taking a snapshot for attendance purpose, so that your attendance can be marked for today's class. I think the strength will not go beyond 32. Actually 33 लिखा हुआ आ रहा है और 33 में से एक में खुद हो गया, तो 32 students are there and already some 10 minutes are left in the class, so I don't think the more students will join now. जितने आने थे आ गए आज के, तो 32 ही आए, कम आए बच्चे आज। ठीक है, जैसी बच्चों की मर्जी। ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम में किसी को जबरदस्ती थोड़ी बिठा सकते हैं भाई। क्लास में तो फिर भी कैसे, चल निकाल बैठ पढ़। ऑनलाइन में तो बच्चा राजा है अपनी मर्जी का, मेरा मन होगा तो पढ़ूंगा, नहीं होगा तो नहीं पढ़ूंगा, क्या बिगाड़ लोगे मेरा। ठीक है, हम क्या बिगाड़ेंगे, वो तो समय बिगाड़ता है वो तो समय बताता है। आगे वाले आपका टाइम आएगा 4-5 साल बाद, जो अच्छा पढ़ेगा वो अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छा जॉब लगेगा, अच्छा प्रॉस्पेरिटी लाएगा, और जो लापरवाही करेगा वो धक्के खाएगा। ठीक है, तो चलो अपनी बात करने से पहले ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा इंटरेस्ट है। तो अब इनकी अपन बात करते हैं। 2p तक का केस क्लियर कि जब n एटम्स बनेंगे तो 1s बैंड एक बन जाएगा, 2s बैंड बन जाएगा, 2p बैंड बन जाएगा, ds बैंड विल बी स्टेबल बैंड। इनकी इलेक्ट्रॉन्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इन बैंड्स के इलेक्ट्रॉन कोई कंडक्शन प्रोसेस में भाग नहीं ले सकते। दीज विल बी कॉल्ड एज स्टेबल बैंड। क्या बोलेंगे इनको अपन? स्टेबल बैंड बोलेंगे। अब अपना इंटरेस्ट आता है 3s2 और 3p2 में। अब इसमें क्या होगा, इसका मैं थोड़ा एनर्जी डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब जैसे हम इसे थोड़ा इस तरह से बनाते हैं कि ये रिलेटिव सेपरेशन है, ये रिलेटिव सेपरेशन है। ये सपोज मान लो मैक्स 10 क्या -10, -10 से पहले कुछ -8 भी आएगा, 10 क्या -6 भी आएगा, इस तरह से आएगा। फिर कम होते होते वो -10 तक चला जाएगा। तो क्या होगा जब 10 की पावर -6 से -8 तक का डिस्टेंस होगा, तो ये इस तरह से कंडीशन हो जाएगी कि जो भी सभी एटम्स के जो 3s और 3p है, ये आपस में क्या बना लेंगे, बैंड बना लेंगे। लेकिन अब इसमें देखो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 6 में से कितने भरे हैं? 2, यानी एक एटम में 4 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली पड़ी है। इसको अपन थोड़ा फिजिक्स के लिए बोलते हैं स्टेट्स, इलेक्ट्रॉन स्टेट्स। स्टेट्स होना समझ गए, इलेक्ट्रॉन की जगह मतलब उसकी प्लेस। तो मतलब 3p में टोटल 6 प्लेसेस है, तो अपन उसको बोलते हैं वन एटम में 6 स्टेट्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की 6 स्टेट्स हो सकती है 3p के अंदर। तो आउट ऑफ दिस 6 स्टेट्स 2 स्टेट्स आर फिल्ड, 4 स्टेट्स आर वेकेंट, कह सकते हैं ना अपन। तो 3s और 3p में टोटल हो गई 8 स्टेट्स। एक एटम की बात हो रही है एक बार तो 3s की 2 स्टेट्स, 3p की 6 स्टेट्स, टोटल हो गई 8 स्टेट्स। अब 8 में से 4 फील्ड है, 4 क्या है? अनफिल्ड है, वेकेंट है। अब इसको n से, इसी को n से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि लैटिस में तो n एटम्स कंसीडर कर रहे हैं अपन। तो n एटम्स के लिए क्या बोल देंगे कि भाई n एटम्स के बने, तो n एटम्स की टोटल स्टेट्स कितनी हो गई? 8, तो 8 n स्टेट्स हो गई। टोटल स्टेट्स कितनी हो गई यहाँ पे? अब ये किसकी बात हो रही है? वैलेंसी शेल की बात हो रही है, ध्यान रखना। अब ये केवल किसकी बात हो रही है? वैलेंसी शेल की। 3p 2p तक की बात नहीं कर रहा है, वो तो स्टेबल होगा। अब वैलेंसी शेल में टोटल स्टेट्स कितनी है इलेक्ट्रॉन की? स्टेट्स 8n। अब n एटम्स की बात कर रहे हैं, अब पूरे लैटिस की बात कर रहे हैं। उन 8n में से वी कैन से 4n आर फील्ड, 4n आर फील्ड एंड 4n आर वेकेंट। 4n फील्ड और 4n क्या है? वेकेंट है भाई। वो 3s की 4 वेकेंट है। तो पहले तो क्या होगा, जब 10 की पावर -6 से 10 की पावर -8 मीटर का डिस्टेंस होगा ना, उसमें तो ये सारे के सारे क्या बना लेंगे, जितने भी 8n स्टेट्स हैं ये आपस में क्या हो जाएगी? ओवरलैप हो जाएगी और एक कंबाइंड बैंड बना लेंगे, जिसमें 3s और 3p के
फील्ड भी होगी और अनफील्ड स्टेट्स भी होगी। समझ में आ रही है? फील्ड स्टेट्स भी होगी और अनफील्ड स्टेट्स भी होगी। अब क्या होगा, जैसे ही 10⁻⁸ से डिस्टेंस 10⁻⁻, यहां तक स्टेबल डिस्टेंस है, जैसे ही डिस्टेंस 4 कम होगी तो अब ये जो बैंड है ना, ये दो पार्ट में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ये जो कंप्लीट बैंड बना था ना 8n स्टेट से, वैलेंसी स्टेट की 8n स्टेट से कंबाइंड बैंड बन गया, जिसके अंदर 4n फील्ड है और 4n क्या है, वेकेंट है। अब ये कंबाइंड बैंड क्या हो जाएगा, दो पार्ट में टूट जाएगा। एक पार्ट में क्या रह जाएंगे, 4n फील्ड स्टेट, एक पार्ट में क्या रह जाएंगे, 4n फील्ड स्टेट, जिसमें कि 4n इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और उसको अपन बोल देंगे वैलेंसी बैंड। ये नाम तो याद होगा, ये नाम तो पढ़ा होगा ना कभी ना कभी, वैलेंसी बैंड से तो परिचित हो, फेमिलियर हो, इसे अपन बोल देंगे वैलेंसी बैंड। मतलब वैलेंसी एनर्जी, वैलेंसी शेल के पहले कंबाइंड स्टेट्स क्या होंगे, ओवरलैप करके 10⁻⁸ मीटर डिस्टेंस है, 6 से, और जब वो डिस्टेंस और फर्दर रिड्यूस हुई तो वही बैंड जो कंबाइंड बैंड बना था वो दो पार्ट में टूट गया। एक में तो 4n फील्ड स्टेट्स है, वो वास्तव में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फील्ड है, वो फील्ड 4n फील्ड स्टेट से जो बना हुआ बैंड है दैट इज वैलेंसी बैंड, यानी उसके अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और एक दूसरा जो बैंड है जिसमें कौन सी स्टेट आ जाएगी, 4n वेकेंट भी तो है, अरे टोटल 8n स्टेट्स थी वैलेंसी शेल में, 4n फील्ड 4n वेकेंट, तो जो 4n वेकेंट से जो बैंड बनेगा 4n वेकेंट इलेक्ट्रॉन स्टेट, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। उसको अपन क्या बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। समझ में आई, कंडक्शन बैंड। तो वैलेंसी एनर्जी लेवल के जब ओवरलैपिंग होता है तो 4n फील्ड स्टेट्स, यानी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे तो बनता है आपका वैलेंसी बैंड, और जो 4n वेकेंट स्टेट्स होती है, 4n वेकेंट स्टेट्स होती है, उससे बनता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो और इनके बीच में एनर्जी गैप होता है, उसे बोलते हैं डेल्टा इजी फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं उसको, फॉरबिडन एनर्जी गैप। वास्तव में क्या है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंसी बैंड में रहेंगे फील्ड वाले, ये अपने बॉन्ड से बंधे हुए रहेंगे, बाउंडेड रहेंगे, तो इनको क्या करना है, कंडक्ट करने के लिए इनके बॉन्ड से फ्री करना है। तो इनको बॉन्ड से फ्री करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो वो अपन बोलेंगे कंडक्शन में चला जाता है। कंडक्शन में चला जाता है मतलब अपने बॉन्ड से फ्री हो गया वैलेंसी बैंड। तो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन को अपने बॉन्ड से फ्री करके उसको कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड एज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो वास्तव में फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप किसी भी सॉलिड में, मटेरियल में, उसका जो वैलेंसी बैंड अपन ने डिफाइन किया है, वैलेंसी बैंड की डिफरेंस समझ में आ गई सबको आई थिंक। वो वैलेंसी बैंड जो अपन ने डिफाइन किया है, उस वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन को दी गई एनर्जी है, जिससे कि वो अपने बैंड, अपने बॉन्ड को ब्रेक करके वैलेंसी बैंड के बॉन्ड अट्रैक्शन से फ्री हो जाए और कहां चला जाए, कंडक्शन बैंड में चला जाए। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चला जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की वेकेंट स्टेट्स है। वेकेंट स्टेट मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री है। फ्री है मतलब इट कैन कंडक्ट, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। यानी इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्शन, नॉट इन वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड में जब तक वो है तब तक वो बाउंडेड है अपने बॉन्ड से। तो आई थिंक वैलेंसी फॉरबिडन एनर्जी गैप समझ में आ गया। अब ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है। तो कई मटेरियल्स में तो ये बहुत ज्यादा होता है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, तो उनको अपन बोल देते हैं इंसुलेटर। कईयों में क्या होता है, बहुत कम होता है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड, उनको अपन बोल देते हैं कंडक्टर्स। और फिर अपन यहाँ पे एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई फॉरबिडन एनर्जी गैप इतना कम भी नहीं है जितना कंडक्टर में, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है जितना इंसुलेटर में है, थोड़ा मॉडरेट, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप कई मटेरियल में पाया गया, उन मटेरियल को बोला गया सेमीकंडक्टर। क्या बोला गया, सेमीकंडक्टर। तो यहां से हमारा डेवलपमेंट होता है
तीन कैटेगरी, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इसीलिए पूरी बैंड थ्योरी अपन पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इसी में बेस्ड रहेगी, कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर का, और उसके बाद फिर हमारा जो पूरा चैप्टर आगे बेस्ड है वो सेमीकंडक्टर पर ही है। तो आई होप दैट कि आपको बैंड थ्योरी समझ में आई होगी। मैंने काफी, मेरे हिसाब से, भाई आपके हिसाब से आपको क्या लगा वो तो आप जानो, बट मैंने काफी उसको, बुक्स में तो देखो अलग अलग बुक्स में काफी कुछ दे रखा है, और बुक की लैंग्वेज हमें कभी